हेलो क्लास टेंथ के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके स्कूल में जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस के लिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत यहाँ पे आपसे 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटका। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपके असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, नहीं कि भारत में जितने भी जंगल है उन सभी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और डी है 5। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जंगल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो पहला है वो है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो ये भी याद रख लीजिएगा अगर याद हो सके तो। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है एकल शासन प्रणाली है, दूसरा है 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली शासन प्रणाली है, सी है केवल केंद्र सरकार वाली है या केवल राज्य सरकार वाली है। तो संघवाद जो है दोस्तों वो आपका 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्न स्तर की सरकार क्या कहलाती है, यानी कि भारत में सबसे निचली जो सरकार होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है संसद, दूसरा है नगर पालिका, सी है स्थानीय सरकार और डी है राज्य सरकार। तो भारत में सबसे निम्न स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, दूसरा है 1920 ईस्वी में, सी है 1919 ईस्वी में और डी है 1921 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 1917 ईस्वी, बी है 1918 ईस्वी, सी है 1919 ईस्वी और डी है 1920 ईस्वी। तो आप सब जानते हैं कि जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये पंजाब राज्य के अमृतसर शहर के बीच एक बाग में हुआ था, एक मीटिंग पर, जिसमें जिस घटना के अंतर्गत क्या हुआ था कि एक मीटिंग पे सैकड़ों गोली बारूदों का बौछार हो गया था। और इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस और डी है चीन। तो यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से हुआ था, यानी कि ब्रिटिश से। और इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला है कुमान, दूसरा है कुरवा, सी है पोडू और डी है लद्दाख। तो झारखंड में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है एक दलीय, दूसरा है 2 दलीय, तीसरा है बहुदलीय और डी है 3 दलीय बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आता है, यानी कि ऐसा फसल, ऐसा खेती जो बरसात के दिन में बोया जाता है वो किस फसल के अंतर्गत आता है। तो ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब हम सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को निपटा चुके हैं और हम आ चुके हैं सेक्शन बी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, यानी कि इसका यहाँ पे पॉइंट देकर लिखा हुआ है। तो इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज लोग थे,
को यह शक्ति मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय को, किसी भी भारत के इंसान, भारतीय नागरिक को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती है। और दूसरा पॉइंट था, कानून का उद्देश्य क्या था, जो रोलेक्ट एक्ट था, तो इसका उद्देश्य था कि भारत में तेजी से उभर रही राजनीतिक गतिविधियों और राष्ट्रीय आंदोलन को कठोरता से कुचलना था। यह कानून इतना कठोर था कि इसे न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि जब हम सीधे प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन की जो भी जंगल पहाड़ है, जो भी मतलब मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक संसाधन जो है उसका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यह क्षेत्र अन्य सभी उत्पादों के लिए एक आधार तैयार करता है, क्योंकि जितना भी आज इंडस्ट्री है, जितना भी प्रोडक्ट है, सब प्राथमिक क्षेत्र पर ही टिका हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि यह क्षेत्र सभी उत्पादों के लिए एक आधार तैयार करता है, क्योंकि इसमें अधिकतर प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी या जंगलों से मिलते हैं, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र या कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण है कृषि, यानी कि खेती करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, जमीन से खनिज निकालना, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि जंगलों से लकड़ी और जो भी जड़ी बूटी ये सब होता है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के ही उदाहरण हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो जैसा कि कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किया था कि ऐसे फसल जो बरसात के दिन में बोया जाता है तो उसको कौन सा फसल कहा जाता है, तो खरीफ फसल कहा जाता है। और अब हम यहाँ पे जानेंगे खरीफ फसल आखिर कहते किसको है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु यानी कि मानसून के आगमन के साथ बोआ जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। इन फसलों को अच्छी वृद्धि के लिए अधिक पानी और उच्च तापमान की, यानी कि हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और इसका बुआई होता है दोस्तों, यानी कि इसका जो बोअल जाता है, जो जुताई बुनाई होता है, वो आपके जून जुलाई के महीने में की जाती है। जैसे कि धान वगैरह ये सब हो गया, ये सारे के बिहन वगैरह, और जो अरहर जो होता है, ये सारे जून जुलाई के महीने में बो दिया जाता है। तो ये भी एक खरीफ फसल का उदाहरण है। और कटाई की बात ये, तो इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है, जो कि यहाँ इसका एक विशेषता के रूप में बताया गया है। और इसी तरीके से इसका उदाहरण है कि धान, मकई, कपास, बाजरा और जूट, ये सब सारे जो फसल हैं ये आपकी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं, यानी कि 2 आपको पॉलिटिकल पार्टी के नाम बताना है जो नेशनल लेवल के हो। तो सबसे हमने 2 उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखे हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, पहला है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को तो यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। और सरल भाषा में, और इसको आसान भाषा में, तो जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार, विदेशी निवेश और तकनीक के माध्यम से विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। और इसका विशेषता है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक और विचारों का बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए तो अगर डॉक्टरी अस्पताली रूप में जो भी मशीनें इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े, वे सारे आपके जर्मनी से इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे बताया कोई भी वस्तु जो विदेशों से आता है, कोई भी सेवा, जैसे कि गूगल वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो भी एक सेवा के रूप में है जो दूसरे देश का है लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे बहुत सारे रक्षा रॉकेट वगैरह, चाहे जो भी बहुत सारे यहाँ पे मतलब सेना, जैसे कि रूस ले बहुत सारे रक्षा करने वाले जो रॉकेट वगैरह है, जो मिसाइलें हैं, खरीदा जाता है। तो ये भी एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम को बताना है, यानी कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसके कारण बताना है, उसके चलने के बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट को बताना है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बड़ा जन आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कामकाज को किसी भी प्रकार का सहयोग न करना था। और इसका कारण के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे है कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन के दौरान ही रोलेक्ट एक्ट का विरोध भी शुरू हुआ था। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक रोलेक्ट एक्ट नामक एक काला कानून पारित किया था,
इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों में भारी आक्रोश था, बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। और यह भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही शुरुआत हुआ। और इसी तरीके से दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया था। इस क्रूर हत्याकांड ने पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट है खिलाफत का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया। इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। और इसी तरीके से एक और पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। तो इस युद्ध के दौरान भारत में महंगाई बहुत अधिक बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार ने आम जनता पर भारी कर यानी कि टैक्स लगा दिए थे, जिससे किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। बहुत मतलब गरीबी चल रहा था उस समय। और इसी तरीके से इसका परिणाम बताया गया था कि आखिर इस असहयोग आंदोलन के चलने के बाद क्या क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और होलिका जलाई मतलब कि पुतला जलाएं। विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इससे ब्रिटिश व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। और इसी का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया, यानी अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट को बढ़ावा किया गया। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ देश में स्वदेशी को अपनाया गया। घर घर में चरखा काटने लगा, जो सूत काटने वाला मशीन होता है चरखा, और खादी पहनना गर्व का प्रतीक बन गया। और इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में कई नए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों जैसे कि काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है, भारत के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में आते हैं, की स्थापना हुई। व्यापक जन भागीदारी। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज के हर वर्ग, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों ने एक साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे लोगों के भीतर से अंग्रेजों का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। और चौरी चौरा की घटना और आंदोलन की वापसी। तो फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चौरा नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस हिंसक हो गया और भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिए थे। हिंसा को बढ़ता देख अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, इसके कारण बताया कि क्यों हमले किए। तो यहाँ पे उत्तर है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। बेरोजगारी का भारी डर। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था दोस्तों जो एक पहिया घुमाने पर एक साथ कई धागों काट सकती थी। इससे मजदूरों की आवश्यकता बहुत कम हो गई थी। महिलाओं को यह डर सताने लगा कि कहीं मशीन के आने से उनका काम पूरी तरह से छीन तो नहीं ना जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बेरोजगार तो नहीं ना बन जाएंगे। और तो हाथ से काम करने वाले पर संकट। उस समय ब्रिटेन के ऊन उद्योग में बहुत सी महिलाएं अपने हाथों से ऊन कताई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। यह मशीन उनकी आजीविका के लिए सीधा खतरा बन गई थी। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला इसका पॉइंट है कि आर्थिक असुरक्षा और गुस्सा। काम छिन जाने के बाद महिलाओं के सामने भूखमरी और गरीबी की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसी आर्थिक असुरक्षा और गुस्से के कारण महिलाओं ने इन नई नई मशीनों का कड़ा विरोध किया, जमकर विरोध किया और उन पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। और कुछ इसी तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।